हम सबके आदरणीय पूज्य प्रोफेसर केपी पांडे गुरु जी का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। गुरु जी का परिचय बहुत महनीय है और गुरु जी का 4 क्षेत्रों में शिक्षा, गुरु जी ने देश विदेश में सर्वत्र प्राप्त की। आपने भिन्न भिन्न संस्थाओं में अनेकानेक दायित्वों का निर्वहन किया और आपने शिक्षा के माध्यम से परिवर्तन, नूतन परिवर्तन करने में अपना महनीय योगदान दिया और आपने अनेकानेक पुरस्कार प्राप्त किए। तो आपने भारत सरकार एवं विभिन्न विभिन्न निकायों के द्वारा अनेकानेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। थोड़ा सा संक्षिप्त गुरु जी के बारे में समझ लें। प्रोफेसर केपी पांडे गुरु जी पूर्व निर्देशक रहे हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग ऑफ हिमाचल प्रदेश के यूनिवर्सिटी शिमला के। आप महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं। आप वहां पर अनेकानेक प्रशासनिक आपने परिवर्तन किए हैं। विशेष रूप से आप सेक्रेटरी फॉर हायर एजुकेशन एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के आप निदेशक के रूप में भी आपने दायित्व का निर्वहन किया है एवं आपने शिक्षा प्रबंधन, कंप्यूटर असिस्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग के क्षेत्रों में विभिन्न अनुप्रयोग उन्मुख व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को डिजाइन, संचालित और सिखाया है। विभिन्न जो शैक्षिक निकाय हैं उनमें भी आपने अपना महनीय योगदान दिया है। आप ईटी, आईटी और मूल्य आधारित शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपने अनेकानेक अनुसंधान परियोजनाओं का सफल संयोजन किया है। आपके मार्गदर्शन में अनेकानेक शोध छात्रों ने शोधोपाधि को प्राप्त किया है। आपने 30 से अधिक पुस्तकें शिक्षा जगत के जो अनुसंधाता और नेता हैं उनके मार्गदर्शन के लिए उत्कृष्ट शैली में लिखी हैं आज, और आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्वर्ण पदक के साथ प्राप्त हुआ है। गौरव पुरस्कार से आप पुरस्कृत हैं। आज ऐसी महनीय मूर्ति जिनको शिक्षा जगत के सभी जानने वाले लोग भीष्म पितामह के रूप में शिक्षा जगत के जानते हैं, जो अपने मौलिक चिंतन के धनी हैं, आज गुरुजी को इस कार्यशाला में प्राप्त कर हम अत्यंत गौरव का अनुभव कर रहे हैं और गुरुजी का पुनः इस कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। और अब मैं गुरुजी से निवेदन करता हूं, आज इस प्रथम सत्र में अपने गंभीर व्याख्यान के द्वारा हम सब लोगों को आप प्रभावित करें। प्रोफेसर केपी पांडे गुरु जी। आप सभी को पहले कुछ शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जुड़ें। शोध या अनुसंधान, अंग्रेजी में इसे रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ये शब्द अंग्रेजी में इसके लिए प्रयुक्त होते हैं, और हिंदी में जो शब्द प्रयोग में आम लाए जाते हैं, अनुसंधान, शोध, गवेषणा, तो अध्ययन, ये सब शब्द प्रयोग लाए जाते हैं। ये सब एक तरीके से पर्यायवाची हैं। अंग्रेजी का जो रिसर्च शब्द है फ्रेंच सर्चियर से आया है और उसका अर्थ ही है गहन अन्वेषण। किसी भी विषय या मुद्दे पर गहन अन्वेषण रिसर्च कहलाता है। और कई बार लोग गलती से जो थोड़ा कम जानकारी रखते हैं कि रिसर्च शब्द कहाँ से आया, सर्चियर से रिसर्च बना है, री प्रीफिक्स है, और री का यहाँ अर्थ अगेन नहीं है। यदि कोई कहे कि सर्च अगेन एंड अगेन, सर्च रिपीटेड again and again is research, that will be very foolish. हम जब यहाँ री का अर्थ है गहराई में, जैसे हम लोग हिंदी में भी
जो प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हैं, अनुसंधान, बार बार किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर गहन चिंतन, अन्वेषण, ये कहलाता है अनुसंधान। और एक तथ्यों को, सत्य तक पहुंचने के लिए सत्यों को, जो भी हमारे पास आंकड़े मिल रहे हैं, उनको हम इस तरह से उनका शुद्धिकरण करें जिससे हम सत्य की ओर पहुंच सकें, शोध कहलाता है। और एक ऐसी दृष्टि जिसमें हम एक ऐसी उत्कंठा से जुड़े रहते हैं कि हम अपनी जानकारी को बढ़ाएं। आदिकाल से ही मनुष्य अपने ज्ञान के संवर्धन के लिए प्रयासरत रहा है, अपनी समस्याओं का समाधान करता आया है। तो अभी तक कुल 5 विधियां प्रयोग में लाई गई हैं और प्रयोग में अभी भी लाई जा रही हैं। शोध की विधि अद्यतन है, लेटेस्ट है, और आपको इसमें समझना होगा कि शोध में और अन्वेषण में हम तथ्यों और तथ्यों के बीच जो संबंध हैं उनका निरूपण करते हैं, जिससे जो परिस्थितियों में फिनोमेना से रिलेटेड जो एक रहस्यात्मकता है उसका हम उद्घाटन कर सकें। तो रहस्योद्घाटन शोध का महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रयोजन होता है। और हम अपनी परिस्थितियों को रहस्यात्मक न रहने दें, हम एक अपनी जिज्ञासा, उत्कंठा से अनुप्रेरित होकर हम चाहते हैं कि जो भी परिस्थितियां घटित हो रही हैं हम उनको जानें, समझें और उनको गहराई से। तो हम पहली बात आपको के दिमाग में बैठाना चाहेंगे कि ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं उनमें हम शोध का और शोध की विधि का प्रयोग करते आ रहे हैं, और हम ज्ञान का एक प्रयोजन मूलक परीक्षण करते हैं, प्रैग्मेटिक टेस्ट ऑफ नॉलेज। और हम ये सवाल पूछते हैं, कैन आई यूज दिस इंफॉर्मेशन, जो भी हमें सूचनाएं मिलती है, जो भी हमें जानकारी मिलती है, कैन आई यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिचुएशन कन्फ्रंटेड। जिस परिस्थिति का हम जिस परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं, क्या हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं टू कॉम्प्रिहेंड द फिनोमेना, जी वही फिनोमेना जिससे हम आधारित हैं, जिससे हमारा सामुख्य हो रहा है, तो हम बेहतर ढंग से उसको समझ सकें, हम उन फिनोमेना का बेहतर ढंग से व्याख्या ऑफर कर सकें, उनको कंट्रोल कर सकें, उनके बारे में भावी कथन कर सकें और हम उनका सामना कर सके, टू कोप विद द गिवन सिचुएशन। तो ये है शोध के मुद्दे से जुड़ा हुआ। और अभी तक 5 जो विधियां प्रयोग में लाई जा रही हैं, लेटेस्ट है साइंटिफिक मेथड। सर्वप्रथम हम लोग मेथड ऑफ कंसल्टिंग एन अथॉरिटी अभी भी हम यूज करते हैं, लेकिन आदि काल में हमारे जो पुरखे थे वो अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति, किसी अथॉरिटेटिव नॉलेज रखने वाले व्यक्ति के पास जाकर वो उनको कंसल्ट करते थे और अपनी जानकारी को बढ़ाते थे, अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते थे। इसमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये अथॉरिटीज इम्पर्सनल भी हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ वेदों को इम्पर्सनल अथॉरिटी के रूप में माना जाता है, अपौरुषेय। तो इस तरह से हम कंसल्टिंग अथॉरिटी, आज भी आप देखेंगे, आपको कोई मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, आप किसी संकट में पड़ते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो उस विषय का विशेषज्ञ होता है उसके पास जाकर आप अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं, समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए अपेक्षित दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं। इसके बाद दूसरा मेथड है जो हम इस्तेमाल पहले से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, वो है अनुभव की विधि, मेथड ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव की विधि। अनुभव से, और जो लोग अनुभवी हैं उनके
उनके अनुभवों से लाभान्वित होते हुए हम अनुभव की विधि का प्रयोग करते हैं अपनी जानकारी बढ़ाने की। और इसके साथ ही हम रीजनिंग का तरीका भी इस्तेमाल करते रहे, मेथड ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग, निगमन तर्क की विधि। और निगमन तर्क की विधि बहुत पुरानी विधि मानी जाती है। मनुष्य मरणशील है, एक मनुष्य है इसलिए अध्यापक एक मनुष्य है इसलिए अध्यापक मरणशील है। आपको कैसे मालूम हो कि अध्यापक मरणशील है? आप जानते हैं ये जो रीजनिंग कहलाती है, सिलोजिस्टिक रीजनिंग कहलाती है, इसी को डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। हम डिडक्टिव रीजनिंग से भी अपनी जानकारी बढ़ाते हैं। और 16वीं 17वीं सदी में एक नई विधि आई एम्पिरिकल मेथड के साथ, मेथड ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, आगमन तर्क की विधि। और फ्रांसिस बेकन को इसका श्रेय दिया जाता है कि वो एम्पिरिकल जो घटनाएं घटित होती हैं, एम्पिरिकली इंद्रियानुभविक रीति से जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनमें हम इंद्रियानुभविक साक्ष्यों के आधार पर हम खास जानकारी इकट्ठा करते हैं और उन जानकारियों को प्रोसेस करते हैं और देखते हैं इसमें कॉमन तत्व क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर क्या है। इसके आधार पर हम जनरलाइजेशन करते हैं जिसको कहा जाता है इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्शन। तो इससे भी हमारी जानकारी हो, जितने साइंस के लोग हैं, साइंस में जितने भी जो चाहे हार्ड साइंस हो या सॉफ्ट साइंस हो, इंडक्टिव रीजनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और 19वीं सदी के अंत में, 20वीं सदी के प्रारंभ में इन डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग को जोड़ते हुए एक नया मेथड शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक विधि। इसी वैज्ञानिक विधि का नाम है रिसर्च या इंक्वायरी, जिसको हम कह सकते हैं साइंटिफिक इंक्वायरी। साइंटिफिक मेथड को हम एक ऐसे कंपोनेंट्स और प्रोसेसेस के रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं। कंपोनेंट्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन से शुरू होता है। साइंटिफिक मेथड स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन एंड इट लीड्स टू कंसेप्चुअलाइजेशन। और ये जो कंसेप्चुअलाइजेशन है, इट इज बेस्ड ऑन वेरीफाइड एंड अनवेरीफाइड फैक्ट्स। ऑब्जर्वेशंस हम प्रेक्षण करते हैं और फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं, गो ऑन कलेक्टिंग फैक्ट्स, और उन फैक्ट्स को हम वेरीफाई करते हैं। और ऐसे फैक्ट्स जो वेरीफाइड हैं या ऐसे फैक्ट्स जो कि वेरिफिकेशन के प्रोसेस में हैं, अनवेरीफाइड है, उनके आधार पर हम कंसेप्चुअलाइजेशन करते हैं, संप्रतीकरण करते हैं। फैक्ट्स को हम उनके जो ऐसे वो है मुखी जो तत्व, उनके जो ऐसे तत्व जो वेरीफाइड या अनवेरीफाइड हैं, उन तत्वों को निकालते हुए हम कॉन्सेप्ट बनाते हैं। जैसे एक बच्चा कॉन्सेप्ट बनाता है, बहुत सारी चीजें देखता है और उनके आधार पर कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। कॉन्सेप्ट मेकिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस and this concept making is a gift given to human beings. तो हम scientific method में we start from observation. Every investigation, every inquiry begins with observation and results into conceptualization, which results into theorization, hypothetical statement concerning relationship among concepts. इन concepts को हम कैसे जोड़ रहे हैं और कैसे जोड़ पाते हैं, ये संभव होता है हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स। ऐसे स्टेटमेंट्स, ऐसे कथन जो आजमाइशी रूप में होते हैं, जिनकी जांच अभी होनी है और अस्थायी नहीं है, उनको थ्योरी करते हैं। आप देखें, हम सभी थियरी से एक जो फिनोमेना हमारे अराउंड हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं। एवरी वन ऑफ अस इज ए थियरी। वी एक्सप्लेन इवेंट्स, वी डिस्क्राइब फैक्ट्स एंड वी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स. By conceptualizing those facts, we see the relationship among facts, how these facts are related, और इन्हीं को हम hypothesis, परिकल्पना कहते हैं, theory कहते हैं. So it results in theorization. Conceptualization results in theorization. और हम deductively उन consequences को derive करते हैं जो उन theory से flow करते हैं. So there are deduced consequences from the theory and we test them out and this process goes on. तो ये 5 processes हैं
observation, conceptualization, theorization, that is hypothesis making, deduced consensus, and with each there is a method which is inextricably related with every item here in the scientific method. आप देखेंगे फैक्ट्स हम इकट्ठा करते हैं इंडक्टिवली, फिर उनको हम इंडक्शन के मोड में ले जाते हैं, फिर उनसे डिड्यूस करते हैं डिडक्शन, फिर हम डिडक्शन के आधार पर जो कॉन्सिक्वेंसेस हम डिराइव करते हैं थ्योरी, उन थ्योरी से हम उनको ऑपरेशनलाइज करते हैं और इंस्ट्रूमेंटेशन के माध्यम से हम फिर ऑब्जर्व करते हैं कैसे हम उनको टेस्ट आउट कर सकते हैं, और फिर हम टेस्ट के लिए स्केल्स और मेजरमेंट्स बनाते हैं। तो ये 5 इनएक्सट्रिकेबली रिलेटेड, एकदम अविच्छिन्न रूप में जुड़े हुए ये प्रोसेस हैं जिनको हम साइंटिफिक मेथड। तो मनुष्य आदिकाल से ही मेथड ऑफ कंसल्टिंग एन अथॉरिटी, मेथड ऑफ एक्सपीरियंस, डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, और अब डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों रीजनिंग के संश्लेषण के माध्यम से, दोनों जो रीजनिंग, दोनों जो तर्क की विधियां हैं उनके जोड़ निकालकर उनको संश्लेषित और उनके यौगिक रूप से हम एक नई विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे हम साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन जरूरी है, और ऑब्जर्वेशन के आधार पर हम फैक्ट्स वेरीफाइड या अनवेरीफाइड कलेक्ट करते हैं, उनको कॉन्सेप्ट के रूप में लेते हैं, और उन कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, और उन वेरिएबल्स के आधार पर हम हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप विजुअलाइज करते हैं, और उन रिलेशनशिप्स को हम डिड्यूस करते हैं, और फिर इस तरह से रिसर्च का प्रोसेस। तो कई बार साइंटिफिक मेथड और रिसर्च को सिनोनिमस रूप में यूज किया जाता है, हालांकि थोड़ा फर्क है। रिसर्च इज ए वाइडर टर्म, साइंटिफिक मेथड इज अंडर, हम सभी जो रिसर्च करते हैं उसमें साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा प्रयोजन एक व्यापक होता है, हमारी जानकारी को बढ़ाना, जानकारी के आयामों को गतिमान करना, और हम जो भी हमारे समक्ष समस्याएं हैं जिनसे हम आच्छादित हैं, जिनसे हम चुनौतियां झेल रहे हैं, उन और संकटापन्न परिस्थितियां हो गई हैं, उन सब से निपटने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें इस साइंटिफिक मेथड के 2 पैराडाइम्स हैं। पैराडाइम कहते हैं सोचने का ढंग, नजरिया, कैसे हम सोचते हैं रिसर्च में। तो रिसर्च की जो सोच है साइंटिफिक मेथड से कंट्रोल्ड है। हम साइंटिफिक मेथड में हम किसी समस्यात्मक परिस्थिति में को पाते हैं। समस्यात्मक परिस्थिति में हम देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जिससे हम परेशान हो रहे हैं, उस प्रॉब्लम का स्वरूप निर्धारित करते हैं, फिर उस प्रॉब्लम के समाधान के लिए एक परिकल्पना बनाते हैं, एक संभव समाधान ढूंढते हैं, और उस संभव समाधान को हम प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य जुटाते हैं, और यदि प्रमाण जुटता है तो हम उस साक्ष्य के आधार पर समाधान प्राप्त करने के लिए डेटा के एनालिसिस करते हैं और रिजल्ट्स निकालते हैं, कंक्लूजन्स निकालते हैं। इस तरह से रिसर्च चलता है। तो ये जो सोच है, ये जो एक चिंतन की विधि है, इसको हम पैराडाइम कहते हैं। रिसर्च जो पैराडाइम है 2 रूप में प्रयोग में लाया गया है। पहले तो हम क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम का ही इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे 1960 के दशक के बाद क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम डेवलप हुआ है, और आपको यह समझना है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च में अंतर क्या है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में मूलतः हम परिकल्पनाओं के आधार पर हम उनके जो परिणाम उनसे जो निहित होते हैं उनको परीक्षण के दायरे में लाते हैं, और किसी सिद्धांत के आधार पर हम जो परीक्षण करते हैं उसके आधार पर एक नई जानकारी और ज्ञान के दायरे में अभिवृद्धि सुनिश्चित करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च से इस तरह का विस्तार होता रहा है, लेकिन खाली हमें विस्तार से नहीं काम चलेगा, हमको यह भी देखना है कि इस समस्या के बहुआयामी जो समस्याएं हैं, खास तौर से उनका एक परिदृश्यात्मक
और एक परिदृश्यात्मक के साथ साथ उनका एक परिसूचक जो तत्व है, वो परिसूचक संसूचक तत्व क्या हैं, जिनको समझने से हमारी एक अंतर्दृष्टि, हमारी सूझबूझ सामाजिक यथार्थ के बारे में, जीवन की प्रक्रियाओं के बारे में बढ़ती है। तो क्वालिटेटिव रिसर्च यथार्थ को समझने के लिए खाली नंबर से नहीं काम चल सकता। हम यथार्थ को जानने समझने की जो परिस्थितियां हैं उनमें हम प्रवेश करते हैं, उनमें हम अपने को सन्निविष्ट करते हुए उनको उजागर करते हैं कि हैं क्या परिस्थितियां, सोच क्या है, चिंतन क्या है, कैसे लोग देखते हैं, समझते हैं परिस्थितियों। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में को हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव शब्द अंग्रेजी में यूज होता है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच है। हाइपोथेसिस बनाई, उससे कॉन्सिक्वेंसेस डिड्यूस किए और हम उसका परीक्षण करके एक जनरलाइज फॉर्म में रखते हैं कि ये बात हम जनरलाइज कर सकते हैं इसके आधार। तो इस सोच में डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। जिस शोध की प्रक्रिया में इंडक्टिव प्रोसेसेस का बोलबाला जारी होता, हम वी गो ऑन कलेक्टिंग फैक्ट्स, एविडेंसेस, कलेक्टिंग फैक्ट्स and we go on accentuating our insight into those processes and through which we live our life. तो इसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, एम्पिरिको इंडक्टिव। तो दो शब्द याद रखिए, क्वांटिटेटिव को हम हाइपोथेटिको डिडक्टिव भी कहते हैं और क्वालिटेटिव को एम्पिरिको इंडक्टिव भी कहते हैं। साइंटिफिक मेथड का मैंने आपको बताया कि हाइपोथेटिको डिडक्टिव में डिडक्शन और इंडक्शन दोनों का अनुप्रयोग होता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ज्यादातर जोर इंडक्शन पर देते हैं। इंडक्टिव और ग्राउंडेड थियरी अप्रोच, जमीनी स्तर पर पहुंचकर हम यह देखते हैं कि वो क्या तत्व हैं, वो क्या कारक हैं जो कार्यशील हैं और जिनसे हमारी आज की जो परिस्थितियां हैं उनकी गत्यात्मकता, उनकी जो डायनेमिक्स है सुनिश्चित हो रही है। यह भी हमको समझना चाहिए कि जो परिस्थितियां हैं वो कैसे गतिशील हो रही हैं और उनका स्वरूप किस प्रकार निर्धारण हो रहा है। तो क्वांटिटेटिव research paradigm uses deductive cum inductive, whereas qualitative research paradigm uses empirico-inductive and grounded theory research. ये शब्द आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। It is quantitative research is and quantitative research paradigm is deductive cum inductive, hypothetico-deductive, or qualitative research is empirico-inductive. In the same research both, और ये देखिए ये दोनों पैराडाइम्स ऐसा इनमें नहीं है कि कोई लाइन खींची हुई है, डिवाइडिंग लाइन है और ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव है, ये एक ही रिसर्च में आप दोनों पैराडाइम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार लोग गलती से समझते हैं कि ये दोनों पैराडाइम एक दूसरे के विरोधी हैं। विरोधी नहीं है, सहयोगी हैं। हमें यथार्थ का चित्रण करना है, यथार्थ तक पहुंचना है, सत्य का और सत्य के बारे में हमें एक उसके स्वरूप का निर्धारण करना है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम दोनों ही विधियों का इस्तेमाल करें और हम अपनी जानकारी को ऊंचाई भी दें और गहराई भी दें। तो इन द सेम रिसर्च बोथ पैराडाइम्स कैन बी यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी फ्रेम। जो यथार्थ है और यथार्थ से संबंधित जो परिप्रेक्ष्य है उसको उजागर करने के लिए और भली प्रकार उजागर करने के लिए, सर्वांगिक रूप में उससे उजागर करने के लिए दोनों ही पैराडाइम्स का इस्तेमाल आज हो रहा है। और हम आपको फिर भी दोनों में मूलतः एक विशिष्टता क्या है जिससे हम ये दोनों शब्द प्रयोग में लाते हैं। और कई बार हम केवल रिसर्च क्वांटिटेटिव पैराडाइम से करते हैं, कई बार हम रिसर्च क्वालिटेटिव पैराडाइम को इस्तेमाल करते हुए करते हैं। तो अलग अलग भी है, तो अलग अलग है तो इनमें क्या अंतर है ये आपको समझना। साइंटिफिक मेथड और रिसर्च मैंने आपको समझाया कि हम रिसर्च में
साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए द टू टर्म्स साइंटिफिक मेथड एंड रिसर्च दे आर यूज्ड सिनोनिमसली। आप जानते हैं कि रिसर्च एक व्यवस्थित और एक सप्रयास, नियंत्रित, इंद्रियानुभवी और एक समीक्षात्मक अन्वेषण है, इन्वेस्टिगेशन है, छानबीन है। रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक, डेलिबरेट, कंट्रोल्ड, empirical and critical investigation of hypothetical propositions। जो ऐसे प्रस्ताव, ऐसे अभिकथन जो अभी हाइपोथेटिकल हैं, अस्थायी रूप नहीं ले सके हैं, उनके बारे में अबाउट द प्रिज्यूम्ड रिलेशंस अमॉन्ग नेचुरल फिनोमेना, जिन नेचुरल फिनोमेना के बारे में हम पैराडाइम maybe hypothetico-deductive or maybe empirical, as I have explained so far. These are also named as quantitative versus qualitative modes of inquiry. These two paradigms, therefore, as hypothetico-deductive is based on, देखिए इसका एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य भी है। Hypothetico-deductive is paradigm is based on logical positivistic philosophy, which assumes that there are social facts with the single observed objective reality। एक ही यथार्थ है, यथार्थ नहीं है, और उस यथार्थ तक हमें पहुंचना है। हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो मेथडोलॉजी है, हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच जो है, वो मानती है कि देयर इज ए सिंगल रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी, and we have to probe it and we have to find out through a very labyrinth procedure, एक बहुत जटिल प्रक्रिया का हम इस्तेमाल करते हुए सत्य और यथार्थ को सामने लाते हैं, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। जबकि इंपिरिको इंडक्टिव इज बेस्ड ऑन द असम्पशन, बेसिक अंतर दोनों में यही है, सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी, दैट इज हाइपोथेटिको डिडक्टिव जो मॉडल है रिसर्च का, उसका असम्पशन है। जबकि एम्पिरिको इंडक्टिव का असम्पशन है बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट मल्टीपल रियलिटीज आर मल्टीपल, नॉट सिंगल, मल्टीपल रियलिटीज आर सोशली कंस्ट्रक्टेड थ्रू इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव डिफिनिशंस ऑफ द सिचुएशंस। हम सिचुएशंस को इंडिविजुअली और कलेक्टिवली डिफाइन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और यथार्थ का एक सही रूप में हम चित्रण कर सकते हैं, क्योंकि यथार्थ एक नहीं है, यथार्थ अनेक है। वास्तविकता एक नहीं है बल्कि वास्तविकता कई है, स्वरूप अलग है। जैसा हम जिस परिस्थिति में महसूस करते हैं वो वही यथार्थ हो जाता है, और उस यथार्थ को हम जिस रूप में यथार्थ को देखते हैं वह भी एक यथार्थ का स्वरूप है, हम उसे भी उजागर करना चाहते हैं। और जो इंपिरिको इंडक्टिव यानी क्वालिटेटिव पैराडाइम है, उस मल्टीपल रियलिटी फ्रेम को उजागर करता है, और हम लोग क्या समझते हैं, लोग कैसे उसको देख रहे हैं, उस दृष्टि को भी हम सामने लाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च के माध्यम से। जबकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है उसको सामने लाते हैं और बताते हैं कि यह कैसे कार्य कर रही है, कैसे अन्य चरों को प्रभावित कर रही है, हमारे जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण जो चर हैं, वेरिएबल्स हैं, कैसे प्रभावित हो रहे हैं उस यथार्थ से, कारण कार्य के रूप में। या तो इस तरह से आपको बेसिकली इनमें भेद करने के लिए रिसर्च प्रोसेस पर जानना। और लेट अस लुक एट द फ्लो ऑफ रिसर्च प्रोसेस एज एविडेंट कि दोनों में जो शोध की प्रक्रिया जिस तरह की लागू होती है, फ्लो ऑफ रिसर्च प्रोसेस एज एविडेंट इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस। तो पहला तो है, जब आप शोध शुरू करते हैं तो यू स्टार्ट विद ए रिसर्च प्रॉब्लम, with a research problem. What is your problem situation? तो शोध की प्रक्रिया चाहे गुणात्मक शोध हो या परिमाणात्मक शोध है, चाहे हम परिमाणात्मक प्रतिमान का इस्तेमाल कर रहे हों, शोध की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बिंदु होता है हमारी समस्या क्या है।
जिससे हम बहुत सारे समस्यात्मक परिस्थितियों में हम उनके रहस्यों का उद्घाटन नहीं कर पा रहे, उनको प्रकाश में नहीं ला पा रहे हैं, उनको समझ, उनको कैसे कार्य कर रहे हैं हम उनको नहीं समझे। तो रिसर्च प्रॉब्लम हमारे एक व्यापक रूप से हम रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में विचार करते हैं, और इस व्यापक रूप में विचार करते करते उसका एक स्पेसिफिक, एक नैरो और स्पेसिफिक फॉर्म डेवलप करते हैं, जिसको हम परिभाषित करते हैं। और जो क्वांटिटेटिव होता है उसमें हम फोकस्ड, एक तरीके से फोकस्ड हमारा अप्रोच होता है उन समस्याओं का जो भली प्रकार सुपरिभाषित हैं उनका समाधान प्राप्त करने। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो प्रॉब्लम्स हैं हम उनको ब्रॉडली, जो भी मुद्दे हैं उनको ब्रॉडली समझते 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 हम देखते हैं कि ये समस्या किस रूप में हमारे आम जीवन को या किसी खास व्यवसायगत परिस्थितियों में क्या व्यवसायिक जीवन को प्रभावित कर रही है। तो रिसर्च प्रॉब्लम की दृष्टि से दोनों मॉडल्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं। एक में पिन पॉइंटेड रिसर्च प्रॉब्लम होगा और दूसरे में यानी क्वालिटेटिव रिसर्च में हम ब्रॉड प्रॉब्लम फ्रेम से चलते हैं और फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं। क्या इस क्षेत्र में लोगों ने अध्ययन किया है और जो अध्ययन किया है वो उसमें इस समस्या से संबंधित क्या समाधान प्राप्त हुए। तो लिटरेचर रिव्यू प्लेज ए वेरी मेजर रोल इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में इट प्लेज ए वेरी सब्सिडियरी रोल। और हम लिटरेचर देखते हैं लेकिन चूंकि परिस्थितियां अपने आप में इडियोग्राफिक होती हैं और यूनिक होती हैं, इसलिए हम लिटरेचर रिव्यू से केवल एक हिंट लेते हैं कि अच्छा इस तरह की समस्याएं हैं, उनका समाधान इस तरह से, उनके बारे में उनका जो परिप्रेक्ष्य है इस रूप से उजागर किया गया। तो दोनों में अंतर है रिसर्च प्रॉब्लम की दृष्टि से और रिसर्च लिटरेचर रिव्यू की दृष्टि से। और फिर जो रिसर्च क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही पिन पॉइंटेड डिफाइंड क्वेश्चन होगा और उस क्वेश्चन का हम समाधान हाइपोथेसिस बनाकर हाइपोथेसिस परीक्षण द्वारा करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो हमारी हाइपोथेसिस है, हमारी परिकल्पना है, रिसर्च क्वेश्चन से निकलते निकलते और उसका स्वरूप बदलते बदलते और साक्ष्यों के आधार पर उसमें परिमार्जन करते करते हम समस्याओं के बारे में, रिसर्च क्वेश्चन के बारे में हम एक इशू बनाते हैं, मुद्दा बनाते हैं और उस मुद्दे के आधार पर परिस्थितियों का हम विश्लेषण और चित्रण करते हैं। इसके बाद हमको ये जो दोनों पैराडाइम्स है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, हम रिसर्च क्वेश्चन जैसा बनाते हैं वही तय करेगा कि हमारा रिसर्च पैराडाइम क्या होगा। यदि स्पेसिफिक इशू हमें देखना है, उसमें परिकल्पना है, उसका परीक्षण करना है, तो क्वांटिटेटिव पैराडाइम हम यूज करेंगे। और जब हम मुद्दों पर आधारित परिस्थितियों का विश्लेषण और परिस्थितियों के बारे में हम अपनी सूझबूझ बढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटेटिव पैराडाइम। और इस तरह से क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम और क्वालिटेटिव, उनका जो डिजाइन है वो अलग होता है। रिसर्च डिजाइन मीन्स कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अंडर विच द रिसर्च विल बी कंडक्टेड। खास तौर से जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसमें हम देखते हैं कि क्या डिजाइन्स होंगी, डिजाइन किस आधार पर हम सैंपल चुनेंगे, किस आधार पर हम डेटा या साक्ष्य जुटाएंगे, किस तरह से हम उसका विश्लेषण करेंगे, ये सभी डिजाइन्स में आती है। तो दोनों प्रतिमानों क्वांटिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इनके जो पैराडाइम्स हैं थोड़ा भिन्नता रखते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स में हम खास तौर से क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम्स का जो ताल्लुक होता है, हम प्रयोगात्मक या सहसंबंधात्मक या सर्वेक्षणात्मक विधि का प्रयोग करते हुए समस्याओं का उत्तर प्राप्त करते हैं। जबकि हम कंबाइंड डिजाइन या क्वालिटेटिव डिजाइन्स में हम
ग्राउंडेड थियरी, एथनोग्राफी और नैरेटिव मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, और कंबाइंड डिजाइन्स में हम दोनों जो मिक्स्ड मेथड्स हैं, और जैसे कि खासतौर से एक्शन रिसर्च वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं। एक्शन रिसर्च इज ए वेरी जनरल एग्जाम्पलर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। तो इस तरह से आपको डिजाइन्स के बारे में, और फिर इस डिजाइन के बाद आपको देखना होगा कि हम 7वें पॉइंट पर देखिए, सैम्पलिंग क्या हुआ, हम कहाँ से डेटा लेंगे और डेटा किस पॉपुलेशन, हमारा रिसर्च का पॉपुलेशन क्या होगा, हम सैंपल उससे कैसे, एक छोटा समूह जो कि प्रतिनिधि समूह होगा, कैसे लेंगे। तो खास तौर से हम सैम्पलिंग डिजाइन तय करते हैं, और उसमें जैसे प्रोबेबिलिटी सैंपल या नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल प्रोसीजर यूज करेंगे। तो ये डिजाइन्स के जो क्वांटिटेटिव और जो क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन्स के जो फ्रेमवर्क है वो तय करेंगे कि हमारा सैंपल किस तरह से, किस रीति से चुना जाएगा, जहां से हम साक्ष्य जुटाएंगे, और फिर हम वहां से जो जिस प्रतिदर्श से हम सैंपल लेंगे, तो जो हमको डेटा लेना है वो कैसे चुनेंगे, कैसे उस डेटा को लेंगे और उसके एनालिसिस कैसे करेंगे, और फिर हम उसके आधार पर डिस्कशन और कंक्लूजन्स निकालते हैं। फिर देखते हैं कि इस शोध को जो हमने किया है इसमें क्या, इसमें कमियां रह गई, लिमिटेशंस क्या हैं, और आगे की इस अनुसंधान के लिए क्या रोशनी डाली जा सकती है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम अभी पूरा हमारे उत्तर जो है संतोषजनक रूप में नहीं प्राप्त हुए हैं, ये भी इंडिकेट करना पड़ता है। एंड देन वी गो इन फॉर रिपोर्टिंग, और आप थीसिस लिखते हैं, डिसर्टेशन तैयार करते हैं। तो इस तरह से हम डिडक्टिव और जो इंडक्टिव प्रोसेस हैं उनको एडम्बरेट करते हुए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो पैराडाइम्स हैं उनमें रिसर्च की प्रक्रिया को चालू करते हैं, लागू करते हैं, और इससे यथार्थ तक हमारे थियरी मेकिंग में बहुत बड़ी मदद मिलती है रिसर्चेस से। अब मैं आपको एक संक्षेप में इन दोनों पैराडाइम्स को कैसे कंपेयर करेंगे, क्या बिंदु हैं, 14 बिंदुओं पर आधारित मैंने कंपैरिजन के लिए 14 बिंदु दिए हैं। यदि आप इन 14 बिंदुओं पर, तो आप इस कार्यशाला में उन्हीं बिंदुओं पर आधारित अलग अलग सत्रों में विचार किए जाएंगे, और आपका जो चिंतन है उस और अधिक गहन और अधिक टेक्निकली साउंड होगा, और आप क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम को अपनाते हुए जब कभी अपने रिसर्च में क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम या दोनों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको इस तरह के कंपैरिजन से बड़ा फायदा होगा। पहली बात तो यह है कि हमको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च का देखना है, गोल क्या है, गोल एंड पर्पस ऑफ इंक्वायरी। तो क्लियर रहना चाहिए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च का गोल है एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स, एक्सप्लेनिंग कॉजेज ऑफ चेंजेस इन सोशल फैक्ट्स। क्या हैं वो मेजर सोशल फैक्ट्स जिनमें चेंजेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, थियराइजेशन, थियरी बिल्डिंग। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च का गोल और पर्पस है अंडरस्टैंडिंग द फिनोमेनन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव। जो लोग इस यथार्थ को जी रहे हैं, जिस रूप में जी रहे हैं, उनकी दृष्टि से यथार्थ का स्वरूप क्या है, और इस यथार्थ के स्वरूप को जो उसमें रह रहे हैं, जो उसका अनुभव कर रहे हैं, उनकी दृष्टि से यह देखा जाए तो इट विल ऑफर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर्स एंड एक्सपीरियंस। तो पहला गोल ये, दोनों गोल की दृष्टि से दोनों में अंतर किया जाएगा। दूसरा, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। अभी मैंने हिंट किया, क्वांटिटेटिव रिसर्च में जो समस्या की स्थापना की जाती है, स्पेसिफिकली द प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च इज स्पेसिफिकली
defined and delimited, and it is adjudged. हम उसको evaluate करते हैं whether it will be suitable in terms of academic, social contribution and in terms of my personal circumstances. जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम में हमारा जो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का तरीका होता है, we use broadly formulated vexed issues as the starting point. क्या मुद्दे हैं, क्यों ऐसा पेरेंट्स जो हैं नए फी स्ट्रक्चर लागू पर कैसा महसूस कर रहे हैं, वो कैसा इस स्ट्रक्चर को, नए फी स्ट्रक्चर को या नए करिकुलम को ले रहे हैं. तो ब्रॉडली फॉर्मुलेटेड हम वेक्स्ड इश्यूज को लेकर इन द फर्स्ट instance we take broad issues or then we go into the exact situations, the dynamics of situation. क्या ऐसी factors हैं, तो हम we follow a funneling approach for collection of evidence in qualitative. पहले funnel होता है, पहले एक broad होगा, फिर धीरे धीरे हम narrow. ये बेसिक अंतर है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन में. और फिर हाइपोथेसिस मेकिंग की दृष्टि से भी तीसरा बिंदु, quantitative research में we identify the variables, define the variables, conceptualize the variables, relate them. We set up a relationship which is tentative. तो tentative relationship variables में set up करते हुए hypothesis बनाते हैं, उनका परीक्षण. जबकि qualitative research में hypothesis formulation develops inductively, आगमनात्मक रीति से. जैसे जैसे हम इंक्वायरी करते हैं, हमारी परिकल्पना का स्वरूप बदलता रहता है और हमारी परिकल्पना एक खास स्वरूप धारण करती रहती है, खास तौर से थ्रू ग्राउंडेड थियरी अप्रोच. जमीनी स्तर पर जाकर हम देखते हैं कि लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह से इन समस्याओं के बारे में अपनी अभिव्यक्ति, अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. और चौथा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसर्च डिजाइन, जिसका मैंने अभी जिक्र किया. कंसेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है, किस कंसेप्चुअल फ्रेम का हम अनुपालन करेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च. ऑलमोस्ट वी यूज फॉर्मल एंड rigorously formulated and implemented research designs. क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको रिसर्च की डिजाइन तय करनी पड़ती है. क्या आपका पॉपुलेशन है, क्या सैंपल है, क्या डेटा कलेक्शन टूल्स हैं, डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें पहले तय की जाती हैं. जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में इट इम्प्लाइज इमर्जेंट रिसर्च डिजाइन, इट्स फ्लेक्सिबल एंड कॉन्टेक्स्ट बेस्ड. जैसा कि हम एक्शन रिसर्च वगैरह में करते हैं, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होगा. जैसी परिस्थितियां होंगी, जैसे संदर्भ होंगे, उनके मुताबिक हम अपने रिसर्च डिजाइन को अनुकूलित करते रहते हैं, परिवर्तित करते रहते हैं, उनको उसमें तब्दीली लाते रहते हैं. तो ये रिसर्च डिजाइन की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है. क्वांटिटेटिव रिसर्च में फॉर्मल एंड रिगरसली फॉर्मुलेटेड रिसर्च डिजाइंस, जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में इमर्जेंट रिसर्च डिजाइंस. नेक्स्ट, मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च. देखिए, रिसर्च पैराडाइम जब हम यूज करते हैं तो हमारा चॉइस होता है, हमारा मेथड क्या होगा. क्योंकि आप क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम में आपका पर्पस है टू सेट अप कॉज एंड इफेक्ट, टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स. एस्टैब्लिशिंग ए सेट ऑफ प्रोसीजर्स बहुत जरूरी है, और इसके लिए हम एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज कर सकते हैं. कोरिलेशनल डिजाइंस, जिसको एक्स पोस्ट फैक्टो डिजाइन भी कहते हैं, टू रिड्यूस एरर्स एंड बायस इन द रिसर्च एंड एक्सटेनियस वेरिएबल्स को कैसे कंट्रोल करेंगे. तो हम एक्सपेरिमेंटल, एक्स पोस्ट फैक्टो, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड्स यूज करते हैं. जबकि हम जो मेथडोलॉजी है क्वालिटेटिव रिसर्च में, इट रेफर्स टू वेरियस research designs, research strategies that share certain characteristics एक दूसरे की कुछ विशेषताओं को या आपस में शेयर कर सकती हैं. तो जैसे एथनोग्राफी, फिनोमेनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म,
पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, केस स्टडीज, एक्शन रिसर्च, ये मेथड्स हैं जिनको हम एथनोग्राफी, हम देखते हैं कि जो जैसे एक खास संवर्ग के लोग कैसे किसी कार्य को संपादित करते हैं, उनका व्यवहार किस तरह का होता है, इस तरह से। तो एथनोग्राफी या फिनोमेनोलॉजी, कोई महसूस कैसे कर रहा है, किसी परिस्थिति विशेष में कैसा अनुभव कर रहा है, इसको कहते हैं फिनोमेनोलॉजी। ये नया, और एक दूसरे से व्यवहार स्थापित करने के लिए सिंबॉलिक इंटरेक्शन और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, खासतौर से आप एक प्रतिभागी बनकर यथार्थ को जांचने समझने में आप अपनी भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं। केस स्टडीज, व्यष्टि अध्ययन करते हैं, ये सब क्वालिटेटिव रिसर्च के कुछ उदाहरण हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और क्वांटिटेटिव रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च और खासतौर से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये सब आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स। इसके बाद सैंपल डिजाइन बेस्ड मेनली ऑन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसमें हम हर पॉपुलेशन से हर यूनिट के चुने जाने की संभावना समान और इंडिपेंडेंट रखते हैं, तो इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर, जिसमें रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है। ये सब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर, इनमें से किसी एक मेथड का हम इस्तेमाल करते हुए हम सैंपल लेंगे और उस सैंपल से हम पॉपुलेशन तक जो भी पैरामीटर्स हैं उनके बारे में अपनी जानकारी को इन्फर करते हैं, उन अपने इन्फ्रेंस को पूरे समग्र तक लागू करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। जबकि यहाँ पर हम क्वालिटेटिव रिसर्च में the sampling design is based on non-probability sampling procedure, जिसमें कि कोटा सैम्पलिंग है, डायमेंशनल सैम्पलिंग है, पर्पसिव सैम्पलिंग है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। इस तरह से आपको भेद करना होगा क्वांटिटेटिव रिसर्च, और भेद देखना होगा, परखना होगा कि हम सैम्पलिंग का क्या इस्तेमाल किस तरह से कर रहे हैं। एंड देन वी गो इन फॉर द डेटा कलेक्शन, नेचर ऑफ डेटा एंड प्रोसीजर। देखिए जरा इंपॉर्टेंट फर्क होता है। क्वांटिटेटिव रिसर्च एम्स एट मेनली कलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड न्यूमेरिक डेटा फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स विद प्रीसेट क्वेश्चंस एंड रिस्पॉन्सेज। पहले से हम क्वेश्चन रिस्पॉन्सेज जैसे प्री डिसाइडेड इन टेस्ट, स्केल्स, इन्वेंटरीज, ग्रिड अप्रोचेज, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज होते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में वी गो इन फॉर एक्चुअल सेटिंग्स एज द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डेटा एंड कलेक्टिंग डेटा बेस्ड ऑन वर्ड्स फ्रॉम ए स्मॉल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल सो दैट पार्टिसिपेंट्स व्यूज आर अपडेट। हम उनसे बातचीत करते हैं, उस बातचीत को हम नोट करते हैं, जो खास शब्दावली का प्रयोग करते हैं, जिस तरह से अपनी बातों को अभिव्यक्ति देते हैं, वो सब नोट करते हैं। वही उसी डेटा के आधार पर हम यथार्थ के बारे में चित्र तैयार करते हैं। तो डेटा एनालिसिस और डेटा कलेक्शन दोनों की दृष्टि से भी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में फर्क है। इसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन द स्टडी, दोनों शोधों में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में देखिए संदर्भ अलग अलग होते हैं। संदर्भ है अटेम्प्ट्स, क्वांटिटेटिव रिसर्च अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट फ्री generalizations that human actions are strongly influenced by the settings in which they occur and it develops context bound generalizations. तो ये quantitative research offers context free generalizations whereas qualitative research offers context based generalizations. बुनियादी अंतर है। नेक्स्ट, रिसर्च टूल्स। ब्रॉडली जो क्वांटिटेटिव रिसर्च में रिसर्च टूल्स डेटा अभी मैंने इंगित किया, ब्रॉडली इन द फॉर्म ऑफ स्केल्स, टेस्ट, इन्वेंटरीज एंड शेड्यूल्स, whereas in qualitative research data take the forms of words or pictures rather than numbers, and here nothing is considered trivial.
छोटी छोटी बातों को नोट किया जाता है, क्योंकि वो यथार्थ के बारे में एक हिंट ऑफर करते हैं। और जो डेटा एनालिसिस प्रोसीजर है, इनमें भी अंतर है। स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक हम डेटा एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव। और यहाँ पर एनालाइजिंग द डेटा फॉर डिस्क्रिप्शन एंड थीम्स यूजिंग टेक्स्ट एनालिसिस, टेक्स्ट को ही एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेटिंग द लार्जर मीनिंग ऑफ द फाइंडिंग, दैट बिकम्स आवर इंटेंट in qualitative. Then generalizations, as I pointed out earlier, used for theory construction, where here generalization is directed at depiction of reality and participant perspective. जो जिन लोगों के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि लोग कैसा महसूस कर रहे हैं जब ये कोरोना कोविड-19 की चपेट में लोग कैसा महसूस करें, इसका चित्रण करना हो तो डिडक्टिव और इसको हम क्वांटिटेटिव अप्रोच के बजाय क्वालिटेटिव अप्रोच का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी ऐसी मानसिक अनुभूतियां हैं यथार्थ के बारे में उजागर कर सकते हैं, जो कि हमें पॉलिसी मेकिंग में महत्वपूर्ण निर्देश और दृष्टि प्रदान कर सकते हैं। 12वां, इन टर्म्स ऑफ रिसर्चर को देखिए, दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च में शोधकर्ता की भूमिका अलग होती है, थोड़ी फर्क होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में ही functions as a detached person from the study. Why does he function as a detached? To avoid bias. जो भी साक्ष्य इकट्ठा करे, उनका एनालिसिस करे, उसमें कोई बायस नहीं है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च में द रिसर्चर बिकम्स इमर्ज्ड इन द सॉल्यूशन, उसमें उसी से अपने को जोड़ लेता है, उसी में डूब जाता है, वेदर इट इज रिलेटेड विद प्रेजेंट और पास्ट एंड द फिनोमेना बीइंग स्टडीड, उससे रिश्ता जोड़ता है। रिसर्चर अलग थलग नहीं रहता, बल्कि उसमें डुबकी लगाता है, उससे यथार्थ को निकालता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव। और इसके बाद दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट, रिसर्चर रोल के बाद व्हाट आर द कंसर्न्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च में कंसर्न है चरों के मध्य संबंध देखना, चरों में अंतर देखना, चरों के प्रभावों में अंतर देखना। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे एक खास परिस्थिति को प्रभावित करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट देखना। तो मेन कंसर्न है टेस्टिंग ऑफ सिग्निफिकेंस, और हमारा पूरा जो कार्य व्यापार है वो इन चरों के संबंधों को उजागर करने और इन चरों के मध्य जो प्रभाव से संबंधित अंतर हैं उनको व्याख्यायित करने पर टिका होता है। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च इज कंसर्न विद प्रोसेस rather than simply with concerns outcomes and products। खाली प्रोडक्ट्स और आउटकम्स से ही नहीं, जो कि आप देखेंगे क्वांटिटेटिव में फोकस इज मोर ऑन outcomes and products, here the focus is more on process। And lastly, reporting the research report, writing the research report using standard fixed structures, पूरा डिजाइन तय होता है, and you have to write your research report in a fixed format। कई बार फॉर्मेट पूरा rigorously enforce किया जाता है using standard fixed structures and evaluation criteria and taking the objective unbiased approach। जबकि एक वृत्तांतात्मक होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में, राइटिंग द रिपोर्ट using flexible emergent structures and evaluative criteria, and it includes researchers subjective reflexivity and bias। वो व्यक्ति के रूप में कैसे सोचता है वो भी
उस रिपोर्ट में झलकता है क्वालिटेटिव। तो एक तरीके से पर्सनलाइज अप्रोच होता है इन डॉक्यूमेंटेशन, इन प्रेजेंटिंग द एनालिसिस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज दे आर मीनिंगफुल, एज दे आर रेलिवेंट फॉर एक्सप्लेनिंग द रियलिटी अंडर रेफरेंस। तो ये 14 पॉइंट्स हैं और आपको इस कार्यशाला में इन 14 बिंदुओं पर आधारित कई लोग इधर इन बिंदुओं पर टेक्निकली आपसे बात करेंगे। आपकी समझ बढ़नी चाहिए, आपकी टेक्निकल कॉम्पिटेंस बढ़नी चाहिए, यही इस कार्यशाला का प्रयोजन है। और मैं इन शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यशाला से अपने को जोड़ने का मन बनाया, संकल्प लिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस कार्यशाला को ठीक ढंग से संपादित करने के बाद, से पूरा करने के बाद, आपकी कॉम्पिटेंस रिसर्च के बारे में, चाहे क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव। थैंक यू वेरी मच। धन्यवादः गुरुणा अत्यन्तं सारभूतम् अस्माकं समीक्षणं आचार्यः अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवन्तः। आचार्य जी का हमारे विश्वविद्यालय के पक्ष से, हमारे शिक्षण उत्तम केंद्र के पक्ष से और हमारी इस कार्यशाला की संयोजिका प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम की पक्ष से और सभी प्रतिभागियों के पक्ष से सर का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और प्रणाम करते हुए निवेदन करते हैं आगे भी सर का हम लोग पर आशीर्वाद और मार्गदर्शन बनाते हैं। धन्यवाद, कोटि धन्यवाद।